मैं मैरीलैंड के एक छोटे से शहर में रहती थी जो वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया की सीमा के पास था। मेरा शहर बहुत पुराना था, 1700 के दशक में बसाया गया था। शुरुआत में वो शहर पोटोमैक नदी के किनारे बसाया गया था। उस जमाने में जब भी नदी में बाढ़ आती थी, बहुत से लोग डूब जाते थे। तो नदी के आसपास के जंगलों को कुछ लोगों ने भूतिया मान लिया था। जो घटना मेरे साथ हुई वो घटना गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हुई थी, और मैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनिद्रा की शिकार थी, छुट्टियां इसलिए पसंद करती थी क्योंकि छुट्टियों में मुझे देर रात तक जागने की इजाज़त थी। हालांकि ये घटना उस रात हुई जब मुझे बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। उस रात में देर तक बाहर रही, घर आई और फिर कुछ घंटे सोने की कोशिश करती रही, पर मुझे नींद नहीं आई। आखिरकार लगभग 3 बजे मैंने हार मान ली और चुपके से घर से निकलकर जंगल में घूमने निकल गई। मेरे साथ पहले भी कई डरावने अनुभव हुए थे, पर उस वक्त तक जंगलों में कभी कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे अपनी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकली, सड़क पार की और ट्रेन की पटरियों को पार करके जंगल में घुस गई। ऐसी बहुत सारी वजह थी कि एक 15 साल की लड़की को रात में उन जंगलों में भटकना नहीं चाहिए था। वहाँ जंकीज आते थे जो नशे करते थे, और वहाँ कई उल्टे सीधे घिनौने लोग भी आते थे। पर मैं चालाक थी और आसानी से डरने वाली नहीं थी। मेरी जैकेट की जेब में चाकू था, टॉर्च के लिए मेरे पास फ़ोन था और कानों में आईपॉड लगे थे क्योंकि मुझे चलते वक्त गाना सुनना पसंद था। मैं पगडंडी से हटकर चल रही थी और जैकेट के हुड को अपने सिर पर रखकर किसी का ध्यान ना खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं उस हिस्से से होकर गुजरी जहां मैं दिन में अक्सर जाती थी, पर रात में कभी नहीं गई थी। वहां एक छोटी सी खाली जगह थी, एक पुराने मकान की नींव थी, और वहां एक पुराना पेड़ भी था जिस पर मैं अक्सर बैठती थी। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंची, मुझे तुरंत कुछ अजीब सा लगा। दिन के मुकाबले कुछ अलग लगा। ऐसा लगा जैसे मैं वहां अकेली नहीं थी। मैंने एक ईयरबड निकाल लिया और सावधानी से आगे बढ़ी। मेरे अंदर डर से ज़्यादा जिज्ञासा थी। जो भी कोई वहाँ मेरे साथ था वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मानती हूँ वो कोई खतरनाक जानवर हो सकता था, पर मैं देखना चाहती थी कि वो क्या है। मैं उस खाली जगह के किनारे धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ों के बीच से झांकने लगी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल थम सा गया। वहाँ एक साया था। पहले मुझे लगा कोई इंसान है, कोई जो चारों पैरों पर झुका हुआ है, पर फिर मैंने उसकी हरकत पर ध्यान दिया। उसकी चाल थोड़ी झटकेदार थी और हड्डियों की बनावट अजीब लग रही थी। उसकी टांगें लंबी थी, कुत्ते जैसे आकार की, और उसकी बाहें भी बहुत लंबी थी, पर इंसान जैसे आकार की। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नाखूनों जैसी थीं, और उसकी त्वचा एकदम सफ़ेद थी। उसकी खाल बहुत पतली थी और उससे हड्डियां साफ दिख रही थी। फिर भी वो बहुत मजबूत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो बिना किसी मुश्किल के मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वो उस मकान की नींव के चारों ओर घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने पास पड़े एक बैकपैक को देखा। वो फाड़ा हुआ लग रहा था, जैसे उस चीज़ ने उसे चीर दिया हो, और चांद की रोशनी में उस बैग पर कुछ दाग धब्बे दिख रहे थे जो खून जैसे लग रहे थे। मुझे यकीन था कि उसने अभी तक मुझे नोटिस नहीं किया था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, और ये चीज़ मेरे लिए सही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो जो भी था, साफ तौर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी मेरे पीछे से हल्की सी हवा चली और वो जीव रुक गया और एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लगा जैसे वो हवा को सूंघ रहा था। मैं उस पर आंखें टिकाकर पीछे हटती रही। वो धीरे धीरे अपना सर मेरी ओर घुमाने लगा, और तब जाकर मैंने उसका चेहरा अच्छे से देखा। वो लगभग इंसान जैसा ही दिखता था, पर उसका जबड़ा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ था और किसी इंसान से मजबूत लग रहा था। उसके होंठ बहुत पतले थे और दांत बहुत खुरदुरे, तेज और फिर भी इंसान जैसे दिखते थे। उसकी आंखें तो सबसे ज़्यादा डरावनी थी। वो आम आदमी की आंखों से बड़ी थी और काली थी।
और उनमें एक पागलपन सा नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता मैं कैसे बयां करूं, पर उसकी आंखों में एक तरह की भूखी सी झलक थी, जैसे वो किसी भी चीज को जो उसकी पहुंच में हो उसे निगलने को तैयार था। मैं चिल्ला नहीं पाई, मैं हिल भी नहीं पाई। फिर उस चीज ने एक गहरी और जोरदार गुर्राहट निकाली। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज और ऊंची होती गई, जब तक कि वो एक इंसानी चीख में नहीं बदल गई। मैंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और न ही उसके बाद कभी सुनी। वो मेरे कानों में चुभ रही थी। मुझे शायद बस यही सुनना था। मैं मुड़ी और सीधा पगडंडी की तरफ दौड़ पड़ी। मैं ट्रैक और क्रॉस कंट्री दौड़ में अच्छी थी। जब मेरे एड्रेनलिन का स्तर ऊंचा होता था तो मैं काफ़ी तेज दौड़ लेती थी, पर मैंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मुड़ी तो वो चीज़ मुझे पकड़ लेगी। मैंने पीछे से उसके आने की आवाज़ सुनी। आवाज़ से पता लग रहा था कि वो चारों पैरों पर भाग रहा था। जब मैं पेड़ों की लाइन से निकलकर ट्रेल पर आई तो मैं किसी से टकरा गई। वो एक आदमी था। उसकी भूरे रंग की बड़ी दाढ़ी थी। उसने लाल टोपी पहनी हुई थी और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत समय से बाहर खुले में रह रहा हो। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ और क्या मैं ठीक हूं। फिर उसने मेरे कंधे के ऊपर से देखा और उसका पूरा रंग उड़ गया। तभी मेरी पीठ पर एक तेज जलन जैसा दर्द हुआ। मैं चिल्लाई और आगे की तरफ गिर पड़ी। वो आदमी भी चिल्लाया और उस प्राणी ने अपनी नज़रें उस आदमी पर मोड़ ली। मैंने मौका पाकर खुद को खींचकर फिर से उठाया और भागने लगी। पीछे से मैं उस आदमी की चीखें सुन सकती थी, पर अब उस प्राणी की आवाज़ें नहीं आ रही थी, तो मैं बस भागती रही। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब तक नहीं रुकी जब तक मैं 1.5 मील भागकर घर नहीं पहुंच गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, घर के चारों ओर दौड़कर चेक किया कि सब कुछ बंद है। फिर अपने कमरे में गई, कंबल के अंदर छिप गई और रोने लगी। मैं सोच रही थी कि उस आदमी का क्या हुआ होगा और वो प्राणी क्या था। आखिरकार मैं सो गई, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। अगले दिन जब मैं जागी तो मेरी पीठ में आंख की जलन महसूस हो रही थी। मैंने जैकेट और टी शर्ट उतारी। मैंने देखा कि वो पूरी तरह से फटे हुए थे और उनमें 4 बड़े पंजों के निशान थे। फ़ोन, चाकू और आईपॉड गायब थे, शायद भागते वक्त कहीं गिर गए थे। मैं बाथरूम में गई और अपनी पीठ का जायज़ा लिया। मेरी पीठ पर 4 गहरे निशान थे। वो निशान लाल और सूजे हुए थे और उनके आसपास सूखा खून भी था। मैंने उसे साफ किया, फटे हुए कपड़े फेंक दिए और उस पूरे किस्से को भूलने की कोशिश की। फिर कुछ दिनों बाद मैंने अखबार में देखा, पुलिस को उस आदमी का शव मिला था जिस पर उस रात उस प्राणी ने हमला किया था। कहा गया कि उस पर किसी जंगली कुत्ते ने हमला किया था। वो जब मिला तब जिंदा था, लेकिन बोलने की हालत में नहीं था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अखबार में लिखा था कि उसका मानसिक बीमारी का इलाज भी किया गया था और सभी लोगों के माता पिता को निर्देश दिया गया था कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। मैं केवल अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उसने उन्हें सब कुछ बताया होगा, जिसकी वजह से सबने सोचा कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। आज तक मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि उसके साथ आगे क्या हुआ होगा। मुझे अभी भी गिल्ट होता है। असल में मैं ही उस प्राणी को उसके पास ले गई थी और फिर उसे अकेला छोड़ दिया था। पर मेरे अंदर कुछ कहता है कि अगर मैं उस आदमी से टकराई ना होती तो मैं आज जिंदा ना होती। उस रात के बाद और कई सालों तक मैं उन जंगलों से दूर ही रही, यहाँ तक कि दिन के समय भी। मैंने ये किस्सा कुछ दोस्तों को सुनाया था। कईयों ने इसे हंसी में उड़ा दिया। मैंने उस प्राणी का वर्णन एक घोल के रूप में किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई और बेहतर शब्द नहीं मिला। उसके बाद मैंने ऐसे ही दिखने वाले प्राणियों की कहानियां सुनी और मुझे लगता है कि शायद मेरा सामना किसी वेंडिगो से हुआ था। मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं कह रही कि वो वेंडिगो ही था, पर मेरे अंदर का एक हिस्सा यही उम्मीद करता है कि मैं कभी ना जानूं कि वो क्या था। उस वेंडिगो की गुर्राहट और चीखें और उस आदमी की चीखें,
ये सब अभी भी मेरे सपनों में सुनाई देती हैं। इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जॉर्जिया के जंगलों के सेंटर में एक जमीन का टुकड़ा है जो मेरे जन्म के दिन से मेरा रहा है। 1810 से पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैं अक्सर सोचता हूं कि यहाँ के ओक्स और पाइन के पेड़ों ने किसी भी जीवित इंसान से ज्यादा इतिहास देखा होगा। मेरी प्रॉपर्टी कुछ 1000 एकड़ में फैली है और उसमें 260 एकड़ की एक शांत झील भी है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपके पड़ोसी सिर्फ हिरन, कायोटे और कभी कभी भेड़िए होते हैं। मेरी पत्नी और मैंने ये शांत और चुपचाप जिंदगी हमारे और हमारी बेटियों के लिए चुनी थी। उस दिन सूरज धीरे धीरे उतर रहा था। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग छाए हुए थे और मैं पोर्च पर बैठा दिन भर के काम करके आराम कर रहा था। वो जमीन बहुत मेहनत मांगती है, पर बदले में शांति और किसी जगह से जुड़ने का एहसास देती है। लेकिन हाल ही में वही जंगल अलग सा महसूस होने लगा है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। यह सब कुछ एक आवाज से शुरू हुआ, कुछ ठोकने की आवाज से, और वो आवाज हमारे घर के पास से नहीं बल्कि जंगल में पेड़ों के बहुत अंदर से आती है। पहले मैंने सोचा हवा या कोई जानवर होगा, पर वो आवाज जिस पैटर्न में आती है वो बहुत इंसानी और जानबूझकर की गई आवाज लगती है। कुछ दिनों बाद पत्थर आने लगे। पहले छोटे छोटे, रात के सन्नाटे में घर की दीवार पर गिरते थे। मैं टॉर्च लेकर बाहर जाता, पेड़ों में किसी शरारती इंसान को ढूंढता, पर वहां कभी कोई नहीं मिलता था। पर बात सिर्फ ठोकने की आवाज या पत्थरों की नहीं थी। सूरज डूबने के बाद हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन खुद ही किसी और रूप में बदल जाती है, कुछ पुराने और जंगली रूप में। मेरी पत्नी भी इसे महसूस करती है। उसे एक अंदरूनी तोहफा मिला है। वो उन चीज़ों को महसूस कर सकती है जो दिखाई नहीं देती। हम लड़कियों के सामने इस बारे में बात नहीं करते। वो अभी सिर्फ 5 साल की जुड़वा बहनें हैं और उनके लिए दुनिया अभी भी सरल और सुरक्षित है। पिछले हफ्ते मैं प्रॉपर्टी के किनारे बाड़े जांच रहा था। काफ़ी देर हो गई थी, पर मैं काम पूरा करना चाहता था। तभी मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी, भारी और जानबूझकर रखे गए कदमों की आवाज़। मैं हिरन का पीछा कर चुका हूँ, कायोटे भगाए हैं, पर यह कुछ अलग था। मैं डरा नहीं था, बल्कि मैं महसूस कर रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि कुछ मेरे साथ जंगलों को साझा कर रहा है। मैं खड़ा रहा, सुनता रहा। वो कदम बहुत देर तक पेड़ों में घूमते रहे और शाम के अंधेरे में कहीं खो गए। उस रात मैंने अपनी ज़मीन के इतिहास को खंगालना शुरू किया। मैं आसानी से डरता नहीं हूँ। यहाँ की ज़िंदगी तुम्हें सख्त बनाती है, पर इन जंगलों में कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे जानी पहचानी दुनिया में फिट नहीं बैठता, और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वो क्या है। हमारी ज़मीन पर दिन नॉर्मल रहते हैं, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, और शाम होते ही दूर से कायोटे की आवाज़ आने लगती है। लेकिन रातें अजनबी सी लगने लगी हैं, जैसे ज़मीन खुद सदियों से रखे हुए राज फुसफुसा रही हो। और कल रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी और मैं घर के पीछे पोर्च पर बैठे थे। वहाँ से झील का शानदार नज़ारा देख रहे थे। सूरज अभी अभी क्षितिज के नीचे गया था। हम वैसे ही बैठे थे जैसे अक्सर बैठते थे, और दिन को रात में बदलते हुए देख रहे थे। पर जैसे ही अंधेरा घिरा, आम जंगली आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने जंगल में म्यूट बटन दबा दिया हो। और उस डरावनी खामोशी में हमने सुने भारी भरकम कदम। वो कदम झाड़ियों को और रात की खामोशी को तोड़ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपना पूरा जीवन इन जंगलों में बिताया है, और मैं हर प्राणी को जानता हूँ जो इन जंगलों में रहता है, पर यह कुछ अलग था। फिर वो आवाज़ें आईं जिन्होंने मेरा खून जमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी आवाज़ में बोल रहा हो, लेकिन वो शब्द नहीं थे। कम से कम मैंने तो ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी थी। वो लयबद्ध आवाज़ हमारे चारों तरफ के पेड़ों में गूंज रही थी।
मेरी पत्नी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। हमने पुरानी कहानियां सुनी थी जो पीढ़ियों से चलती आ रही थी, पर यह कोई कहानी नहीं थी, ये सच था और असल में हो रहा था। मैंने अपनी बैटरी पावर्ड स्पॉटलाइट की तरफ हाथ बढ़ाया जो अच्छे खासे हिस्से को रोशन कर सकती थी, पर जैसे ही मैंने रोशनी पेड़ों पर घुमाई मुझे कुछ नहीं दिखा। ना कोई आंख जिसने टॉर्च की रोशनी पकड़ी हो और ना ही कोई हलचल। बस पेड़ और अंधेरा दिखा और वो गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। फिर वो आवाज जैसे अचानक शुरू हुई थी वैसे ही रुक गई। जंगल में खामोशी लौट आई। सिर्फ हमारी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम वहां घंटों बैठे रहे। किसी ने भी खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। रात का अंधेरा भारी लग रहा था, जैसे वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा हो। तभी अचानक एक पत्थर आया और पोर्च पर हमारे पैरों के पास गिरा। वो बड़ा पत्थर था, कम से कम 2 या 3 पाउंड का। मैंने उसे उठाया और हाथों में घुमाया। वो सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो किसी तरह का संदेश हो। पत्थर वाली घटना की अगली सुबह मैं सूरज से पहले उठ गया। सुबह के ठहराव में कुछ है जो सोचना आसान बनाता है, उन पहेलियों को जोड़ता है जो जिंदगी तुम्हारे सामने रखती है। मैं पोर्च पर हाथ में कॉफी लिए हुए बैठा था। मुझे पता था कि अब इस जमीन के इतिहास में और गहराई से उतरने का वक्त आ गया है। शायद अतीत में मौजूद जवाब वर्तमान को समझा सके। मेरे घर में एक फैमिली जर्नल था, एक ऐसी निशानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, और वो मेरी मेज पर पड़ी थी। उसके चमड़े का कवर घिस चुका था और पन्ने वक्त के साथ साथ पीले पड़ चुके थे। बचपन में मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन मैंने कभी उसे खुद खोला नहीं था। लेकिन अब लग रहा था कि समय आ गया है। उस जर्नल में शुरुआती 1800 दशक के बारे में लिखा था, एक ऐसा वक्त जब यह जमीन एक जंगली सीमा थी। इसमें एक चेरोकी जनजाति का जिक्र था जो कभी इन जंगलों को शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करती थी। मैं हमेशा यहाँ नेटिव अमेरिकन की मौजूदगी के बारे में जानता था, पर मैंने कभी इसे अब हो रही घटनाओं से जोड़कर नहीं सोचा था। क्या अतीत और इन अजीब घटनाओं के बीच कोई कड़ी हो सकती है? जितना ज्यादा मैं उस जर्नल को पढ़ता गया, उतनी ही मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। जर्नल में पवित्र रिवाजों का जिक्र था, जमीन और उसकी आत्माओं के प्रति गहरी इज्जत की बातें थीं। चेरोकी लोगों का विश्वास था कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन होना चाहिए, पर उसमें डार्क रिचुअल्स की बातें भी थीं। ऐसे रिचुअल्स जो किसी चीज को शांत करने या दूर रखने के लिए किए जाते थे, लेकिन उनके बारे में साफ साफ नहीं लिखा था। शब्दों का इस्तेमाल घुमा फिरा कर किया गया था, जिससे सही बात को पूरी तरह पकड़ पाना मुश्किल था। उस दोपहर जब मैं जंगल में टहल रहा था, जर्नल के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वो जमीन अब सिर्फ मेरी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे इतिहास में चल रहा हूं जो अभी जिंदा है। फिर मैंने इंटरनेट की ओर रुख किया और क्रिप्टोजूलॉजी के बारे में सर्च किया। यह एक अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश थी, लेकिन सच में मुझे उन कदमों, उन आवाज़ों और उन पत्थरों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी स्क्रीन पर बिगफुट और उन जीवों की कहानियां भर गईं जो हमारी समझ के परे हैं। मैंने हमेशा ऐसी चीज़ों को फैंटेसी का हिस्सा माना था, पर अब मैं इतना आश्वस्त नहीं था। बिगफुट का मेरे जंगलों में होना जितना हैरानी की बात थी, उतनी ही डरावनी भी थी। पर मैंने जितना पढ़ा, टुकड़े उतने ही मेल खाने लगे। प्राणियों का वर्णन, उनकी छुपी हुई प्रकृति, जिस तरह कहा जाता है कि वो संवाद करते हैं, सब कुछ मेरे अनुभव से मिलता जुलता लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या मानूं, पर मैं जानता था कि मैं ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरी ज़मीन पर कुछ हो रहा था, ऐसी चीज़ जो आसान व्याख्या से परे थी। मैंने अपनी खोज अपनी बेटियों से छुपा कर रखी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। वो इन सवालों का बोझ उठाने लायक नहीं थी। उनके लिए दुनिया अभी भी आश्चर्य और सादगी से भरी थी, और मैं चाहता था कि वो थोड़ी और देर तक ऐसे ही रहे। शाम के वक्त मैंने तय किया कि मैं फिर से जंगल की खोज पर जाऊंगा, इस बार और आगे और गहराई में।
मैं जवाब ढूंढूंगा, या कम से कम कोई जवाब ढूंढने की कोशिश तो करूंगा। अगले दिन कैमरा और कुछ ज़रूरी सामानों से भरा बैकपैक लेकर मेरी पत्नी और मैं जंगल के सेंटर की तरफ निकल पड़े। सुबह ताज़ा थी, हवा पाइन और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। चलते हुए मुझे यह एहसास हो रहा था कि हम किसी ऐसी कहानी में कदम रख रहे हैं जो हमसे कहीं पुरानी है, एक ऐसी कथा जो हमारे समय से बहुत पहले लिखी गई थी। हम चुपचाप चल रहे थे, आंखें घने जंगल को स्कैन कर रही थी। जंगल प्रकृति की आवाज़ों से भरा हुआ था, पर उसके नीचे एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ खुद अपनी सांस रोक रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। अनदेखी आंखें हमारे हर कदम पर नज़र रख रही हैं। जैसे जैसे हम गहराई में गए, मैं किसी भी निशान या संकेत के लिए सतर्क था, पर जंगल ने हमें बहुत कम बताया। उसके राज अच्छे से छिपे हुए थे। हम एक खाली जगह पर पहुंचे, जहां रोशनी कैनोपी के बीच से छनकर जमीन पर तिरछी परछाइयां बना रही थी। हम वहां कुछ समय आराम करने और सोचने के लिए रुके। मेरी पत्नी, जो प्रकृति की बारीकियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील थी, उसने सुझाव दिया कि हम अलग हो जाएं, ताकि ज्यादा जमीन कवर कर सके। मैं थोड़ा हिचकिचाया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, पर मैं जानता था कि वो सही थी। हमने 1 घंटे बाद उसी खाली जगह पर मिलने का वादा किया। फिर हम दोनों अकेले अकेले चलने लगे। मैं चलते हुए महसूस कर रहा था कि जंगल की खामोशी और भी गहरी हो गई है। हर टहनी का टूटना, हर पत्ते की सरसराहट ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। मैं बार बार अपने कंधे के ऊपर से देख रहा था। लगभग आधे घंटे की खोज के बाद मैंने कुछ देखा। नरम जमीन में गहरे और धुंधले से निशान बने हुए थे। वो किसी हिरन के लिए बहुत बड़े थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी मैं उन निशानों का पीछा करने लगा। वो निशान मुझे एक खड़ी घाटी के किनारे तक ले गए, और वहां किनारे पर बैठा हुआ मैंने कुछ देखा जो मेरी समझ से परे था। वहां एक बड़ी सी आकृति बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मोटे फर जैसी चीज से ढकी हुई थी। वो बिना हिले डुले घाटी की गहराई में झांक रहा था। मैंने अपना कैमरा उठाया। मेरे हाथ हल्के से कांपे, पर जैसे ही मैं तस्वीर लेने ही वाला था, वो आकृति मुड़ी और एक क्षण के लिए हमारी आंखें मिली। उन आंखों में एक समझ थी, एक पहचान, जिसने मेरी रूह को हिला दिया। फिर अचानक पलक झपकते ही वो झाड़ियों में ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उन आंखों की छवि मेरे दिमाग में छप गई थी। मैं चुपचाप उस खाली जगह की तरफ लौट गया जहां अपनी पत्नी से मिलने का वादा किया था। जब मैं अपनी पत्नी से मिला तो उसकी आंखों में भी वही गहराई का अनुभव झलक रहा था। उसने भी कुछ देखा था। हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, हमारी नजरों ने सब कह दिया था। जब हम घर की ओर चले तो जंगल सामान्य लगने लगा। पक्षियों और पत्तों की सरसराहट की गूंज फिर से शुरू हो गई, लेकिन हम बदल चुके थे। हम किसी प्राचीन जंगली चीज को छूकर लौटे थे। हमारी जमीन ने हमसे बोला था और हमने सुना था, और भले ही हमारे पास और भी सवाल थे, एक बात हमें पक्की थी, हम इन जंगलों में अकेले नहीं रहते। 1 साल पहले मुझे एक दिलचस्प आदमी से मिलने का मौका मिला, जो बाद में एक करीबी दोस्त बन गया। उसकी पहचान बचाने के लिए हम उसे जैक कहेंगे। हम दोनों ही मिलिट्री में काम कर चुके हैं, और हम दोनों अपने पुराने अनुभवों को लेकर बातचीत करने लगे। लेकिन जैक के पास एक ऐसी कहानी थी जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा भयानक थी। यह किस्सा एक गुप्त सैन्य बेस पर घटित हुआ था, जो किसी दूर द्वीप के जंगलों के भीतर है। जैक ने बताया कि उस घटना से कम 1 हफ्ते पहले ही वहाँ का जंगल अजीब तरीके से शांत हो गया था। स्टाफ ने उस चुप्पी को मौसम में बदलाव या कुछ इसी तरह की बात से जोड़ दिया। उस जंगल में अजीब जीवों की कहानियां थीं, तेजी से चलने वाले जीव जो किसी भी स्पष्ट व्याख्या से मेल नहीं खाते थे। जो भी कोई इन चीज़ों को देखे जाने का जिक्र करता, वो साथी सैनिकों की तरफ से मजाक का सामना करता,
ये अजीब दृश्य एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। कुछ ने बड़े जीवों की बात की तो कुछ ने छोटे जीवों की। कुछ ने भारी कदमों की गूंज सुनी जैसे कोई विशाल प्राणी जंगल से गुजर रहा हो, तो कुछ ने छोटे और फुर्तीले जीवों को झाड़ियों में सरसराते हुए बताया। किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं देखा कि वो बता सके कि वो जीव कैसे दिखते थे। उस समय जैक डेस्क सार्जेंट के रूप में तैनात था, यानी उसे आने वाली हर रिपोर्ट सुननी पड़ती थी। कोई भी अगर कुछ असामान्य देखता या सुनता था जो बेस की सुरक्षा पर असर डाल सकता था, उसे वो रिपोर्ट करने जैक के पास आना पड़ता था। लेकिन उसने कभी भी ऐसे जीवों की रिपोर्ट्स को औपचारिक रूप से दर्ज करने के काबिल नहीं समझा। लेकिन वो चिंतित सैनिक जो उसके पास आते थे, वो उससे अपने अनुभव बिना रिकॉर्ड के भी साझा करना चाहते थे। वो बातचीत अक्सर उनकी भूत प्रेत की कहानियों के साथ खत्म होती थी। लेकिन एक रात जैक और उसकी टीम द्वीप के दूर के मैदान पर तैनात थी, एक ऐसा इलाका जहां सैकड़ों मीलों तक किसी इंसान की उपस्थिति नहीं थी। उस जगह को मिलिट्री ने हथियारों और विस्फोटकों को स्टोर करने के लिए चुना था। जैक का एक साथी भी था, बैरी, और उस रात उनका मिशन मैगजीन स्टोरेज एरिया की रात भर जांच करना था। वो अपनी गाड़ी में धीरे धीरे जा रहे थे। खिड़कियां नीचे थीं और जंगल लगभग शांत ही लग रहा था। उनके मिशन में विदेशी खुफिया एजेंटों का पता लगाना, उपकरणों में छेड़छाड़ का निरीक्षण करना और कभी कभी किनारे पर बहकर आए शरणार्थियों से निपटना शामिल था। वो एक संकरी सड़क पर चल रहे थे जो दो विशाल पहाड़ों के बीच की घाटी में थी और किनारों पर घने लंबे घास वाले टीले थे। फिर अचानक कहीं से उन्होंने एक भारी ठक की आवाज़ सुनी जो जंगल की तरफ से आ रही थी। पहली ठक से उनका ध्यान आकर्षित हुआ, पर कुछ ही देर में और भी उतनी ही परेशान करने वाली आवाज़ें आईं। बैरी ने हेडलाइट्स और इंजन बंद कर दिए ताकि वो चुपके से उस चीज़ के पास पहुंच सके। वो जानते थे कि घनी झाड़ियों में कोई भी इंसान सावधानी से ही आगे बढ़ पाएगा, पर जो उन्होंने आगे देखा वो वाकई उम्मीद के बाहर था। अचरज की बात यह थी कि वो तेज चाल वाले कदमों की आवाज़ और लंबी घास में सरसराहट सुन पा रहे थे। कुछ ही पलों में वो आवाज़ें सड़क के साथ साथ चलने लगीं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और उस आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। कुछ देर तक चलने के बाद चलते चलते ही वो आवाज़ रुक गई। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने उसे खो दिया है, तो उन्होंने हेडलाइट्स चालू कर दिए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई हिरन या कोई और जानवर होगा। लेकिन जब बैरी ने हाई बीम चालू की तो दोनों की आंखें झट से चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उनकी गाड़ी से लगभग 30 यार्ड आगे उनके सामने एक मानव और भेड़िए के मिश्रण वाली आकृति खड़ी थी। वो प्राणी 2 मीटर से भी ऊंचा था और उसका सर एक भेड़िए जैसा था। वो झुका हुआ खड़ा था और उसके हाथ बहुत लंबे और ज़मीन तक लटक रहे थे। उसकी चाल उसके आकार के हिसाब से बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फुर्तीला मेंढक हो। उस प्राणी को देखकर जैक की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मार दिया हो। दिल तेजी से धड़कने लगा और एड्रेनलिन इतनी तेजी से दौड़ा कि उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। बाद में जैक को पछतावा हुआ कि ना तो उसने और न ही बैरी ने उस प्राणी का पीछा करने का साहस दिखाया। अंधेरे में इतना बड़ा जीव देखना उनका डर जायज़ था। वो ये विचार नहीं मिटा पाए कि वो लोग अब शिकार बन गए हैं, क्योंकि वो रहस्यमय प्राणी उनसे बहुत तेज था। घबराहट में उन्होंने अपनी गाड़ी घुमा दी और उस प्राणी को वहीं छोड़कर रात के अंधेरे में तेजी से निकल पड़े। जंगल कम से कम 1 हफ्ते तक और शांत रहा और फिर धीरे धीरे स्थानीय वन जीवों की सामान्य गूंज फिर से लौट आई। जैक के मुताबिक वो एक वेंडिगो था या वो कोई और जीव था जिसके बारे में हम लोग आज तक नहीं जानते। लेकिन उसने कहा कि आज भी वो उस प्राणी को भूल नहीं पाया है।